गुड मॉर्निंग। ये आपके फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है। तो इसमें हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा सोलर सिस्टम है या जो सौर मंडल है उसमें हम किस किस को शामिल करेंगे। सूर्य और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाले जितने भी खगोलीय पिंड हैं उन खगोलीय पिंडों को हम जो हमारा सौर मंडल है उसमें शामिल करेंगे। सूर्य और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाले खगोलीय पिंड जैसे कुछ ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु है, ये सारे इसमें क्या होंगे, जो सौर मंडल है उसमें शामिल होंगे। तो सौर मंडल का जो सबसे प्रमुख मेंबर है वो है सूर्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। जो हमारा सौरमंडल है उस सौरमंडल के केंद्र में क्या है, सूर्य है। यहाँ आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा सोलर सिस्टम है और इसके केंद्र में सूर्य है। तो सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सौरमंडल के जितने भी पिंड हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं। हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितने भी खगोलीय पिंड हमारे अंतरिक्ष में विद्यमान हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं और उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वो एक दूसरे से संतुलित रहते हैं। तो ये जो सोलर सिस्टम के जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं या क्षुद्र ग्रह वगैरह हैं, ये सारे के सारे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य का जो लगभग 71% भाग है, सूर्य का लगभग 71% भाग है वो हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है और इसका जो लगभग 27% भाग है वो हीलियम गैस से बना हुआ है। तो ये जो सूर्य है इसका जो केंद्र है, ये जो केंद्र वाला भाग है, ये वाला भाग, यहाँ पर संलयन क्रिया होती रहती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि दो हल्के परमाणु मिलकर, परमाणु के नाभिक मिलकर एक ज़्यादा भारी नाभिक का निर्माण करते हैं जिसके कारण बहुत असीमित मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये जो केंद्र है सूर्य का, यहाँ पर दो हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर, दो हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम का एक परमाणु बनाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में वो अपार मात्रा में ऊर्जा है वो मुक्त करते हैं। और इसी कारण जो सूर्य का आंतरिक भाग है, जो कोर है सूर्य का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा पाई जाती है। तो ये जो सूर्य है उसको हम देखें तो ये इसका सबसे आंतरिक भाग है, ये इसका कोर कहलाता है। तो कोर के बाहर अगर हम जाएंगे तो ये रेडिएटिव जोन हो गया, यानी कि यहाँ से विकिरण होती रहेंगी, यहाँ से संवहन होता रहेगा, कन्वेक्शन जोन है। उसके बाद जो सूर्य की बाहरी सतह आती है, ये वाली सतह, ये क्या कहलाती है, इसका फोटोस्फीयर कहलाती है। और जो फोटोस्फीयर है वो ही हमें दिखाई देता है और वहीं से जो प्रकाश के कण हैं जो फोटॉन्स के रूप में चलते हैं, प्रकाश ऊर्जा जो फोटॉन्स के रूप में चलती है वो हमारे वायुमंडल यानी कि पृथ्वी की तरफ यहीं फोटोस्फीयर से वो आती है। तो पहला भाग सूर्य का हो गया वो कोर हो गया और उसके बाद दूसरा भाग है वो फोटोस्फीयर हो गया। जो सूर्य की सतह है वो क्या कहलाएगी, फोटोस्फीयर कहलाएगी। और जो सन स्पॉट होते हैं यानी कि सूर्य के ऊपर कुछ ठंडे शीतल क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी कि सूर्य की सतह पर जो शीतल क्षेत्र पाए जाते हैं उन्हें सन स्पॉट या काले धब्बे हैं वो कहते हैं, वो भी फोटोस्फीयर पर ही पाए जाते हैं। इस फोटोस्फीयर के बाहर जो सूर्य का एक तरह से वायुमंडल है, उस सूर्य के वायुमंडल को दो भागों में हम बांटते हैं। पहला तो है क्रोमोस्फीयर। ये जो क्रोमोस्फीयर है ये हम कई बार जब सूर्य ग्रहण देखते हैं तो सूर्य ग्रहण के दौरान जो सूर्य के चारों ओर एक तरह से लाल रंग की वलय सी या लाल रंग की जो रिंग सी बन जाती है वो उसका क्रोमोस्फीयर वाला भाग है, यानी कि वो उसके वायुमंडल का भाग है जहाँ पर अधिक तापमान के कारण जो वायुमंडल है उसका वो जलता हुआ सा दिखाई देता है, वो उसका भाग क्या कहलाता है, क्रोमोस्फीयर कहलाता है। और इस क्रोमोस्फीयर के बाहर जो चौथा जो वायुमंडल का दूसरा भाग पाया जाता है वो कोरोना उसे कहते हैं। तो ये जो कोरोना है वो भी बहुत गर्म भाग है। ये जो कोरोना वाला भाग है जो सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग है, वहीं से जो सौर पवने हैं यानी कि प्लाज्मा यानी कि जो आयनित गैसें हैं उन
आयनित गैसों का प्रवाह है वो पृथ्वी की तरफ या अन्य ग्रहों की तरफ चलता है। तो सूर्य की अगर हम बात करें तो हम सूर्य में 4 चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसका सबसे आंतरिक भाग वो कोर या अंतरतम, जहाँ पर नाभिकीय संलयन होता है, हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदलती है और अपार मात्रा में ऊर्जा है वो उत्पन्न करती है। इसके बाहर दूसरा भाग है वो क्या हो गया, फोटोस्फीयर, जहाँ से जो सूर्य की किरणें एक तरह से हम कह सकते हैं वो हमारी पृथ्वी की तरफ चलती हैं, तो वो फोटोस्फीयर हो गया। फिर ये तो हो गए इसके इसकी जो बॉडी है सूर्य की उसके भाग। अब इसके जो वायुमंडल है उसके भी 2 भाग हमें देखते हैं। वो पहला है क्रोमोस्फीयर, जहाँ पर जो हमें सूर्य ग्रहण के दौरान दिखता है, और इसका जो वायुमंडल का बाहरी भाग है वो क्या कहलाता है, कोरोना कहलाता है। और यहीं से जो आयनित गैसें हैं जो जिन्हें सौर पवनें भी कहते हैं वो पृथ्वी की ओर चलती हैं। तो ये सूर्य की जो बेसिक जानकारी है वो है। अब इसके बाद हम देखते हैं सौर मंडल के ग्रह। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि सौर मंडल जो है उसमें सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने भी खगोलीय पिंड हैं, चाहे उनमें ग्रह हों, चाहे ग्रहों के उपग्रह हों, चाहे वो क्षुद्र ग्रह हों, चाहे धूमकेतु हों, चाहे उल्काएं हों, वो सारे इस सौर मंडल के सदस्य हैं। सौर मंडल के केंद्र में हम सूर्य को देख चुके हैं। अब इसके जो ग्रह हैं वो इसके चारों ओर आप देख सकते हो, जैसे वीनस है, मार्स है, ये सनी है, नेपच्यून है, यूरेनस है, बृहस्पति है, पृथ्वी है, ये बुध है। तो ये सारे ग्रह आप यहाँ देख रहे हो। यहाँ पर हम पिछले वीडियो में एक चीज़ पढ़ी थी हमने, वो पढ़ी थी क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स पढ़े थे। वो आप देख सकते हो कि ये वाला जो बेल्ट है पूरा का पूरा ये क्या है, एस्ट्रॉइड्स का बेल्ट है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर क्या है, बृहस्पति ग्रह है। और ये वाली जो कक्षा है वो किसकी है, मंगल ग्रह की। तो ये जो एस्ट्रॉइड्स बेल्ट है ये किन 2 ग्रहों के बीच है, मंगल और बृहस्पति के। तो ये आपको एक फैक्चुअल चीज़ है जो याद रखनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लो कि जैसे ये बृहस्पति ग्रह, ये सूर्य हो गया, तो बृहस्पति है वो इस मार्ग पर सूर्य के चारों ओर, ये आप इसका मार्ग देख रहे हो, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। और ये मार्ग इसका क्या कहलाएगा, इसकी कक्षा कहलाएगा। ये मार्ग ही बृहस्पति की क्या कहलाएगा, कक्षा कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ग्रह जिस मार्ग पर अपने तारे के चारों ओर चक्कर लगाएगा वो उसकी ग्रह या उसकी ऑर्बिट कहलाएगी, ठीक है। तो ये सूर्य और सूर्य के जो ग्रह हैं वो आप देख चुके हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे मेन जो खगोलीय पिंड हैं, और जिनमें भी हम बात करेंगे जो ग्रह हैं हमारे उनकी हम बात करेंगे। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर यहाँ पर सूर्य है और सूर्य से दूर जाएंगे हम तो सबसे पहले कौन सा आएगा, बुध है। उसके बाद दूसरा ये ग्रह है, ये कौन सा आएगा, शुक्र है। तीसरा ग्रह पृथ्वी है, चौथा मंगल है, पांचवा बृहस्पति है, छठा शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। तो ये 8 ग्रह हैं जो सौरमंडल में पाए जाते हैं। 2006 से पहले एक 9वां ग्रह भी था जिसे प्लेटो कहते थे। अब जो प्लूटो भी कहते थे, तो वो जो प्लूटो है उसको अब ग्रह का दर्जा नहीं दिया गया है, उसका ग्रह का दर्जा है वो हटा लिया गया है। कारण क्या है कि वो किसी दूसरे खगोलीय पिंड की जो कक्षा है उसको काटता है, और ग्रहों के लिए एक नियम निर्धारित है कि इनकी कक्षाएं हैं वो किसी दूसरे खगोलीय पिंड की कक्षाओं को नहीं काटनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हो कि ये जितने भी ग्रह हैं उनकी ये जो कक्षाएं हैं वो एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। तो ये भी ग्रहों की एक विशेषता है। अब यहाँ पर कुछ विशेष बातें हैं, जैसे ये जो पहले के 4 ग्रह हैं इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहेंगे। इन चारों को आंतरिक ग्रह कहते हैं, या इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। यानी कि ये जो चट्टानी पदार्थ हैं उनसे बने हुए हैं, इन्हें क्या कहेंगे, पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रियल ग्रह भी इन्हें कहते हैं, इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। जबकि जो ये बाकी के 4 ग्रह हैं ये वाले,
इनको क्या कहेंगे, बाह्य ग्रह कहेंगे। और इनका दूसरा नाम क्या है, गैसीय ग्रह। ये कौन से हैं, आंतरिक ग्रह कौन से हैं, पार्थिव ग्रह, और ये गैसीय ग्रह। तो जो पार्थिव ग्रह हैं वो तो चट्टानी पदार्थों से मिलकर बने हैं, और जो गैसीय ग्रह हैं यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये गैसीय पदार्थों से मिलकर बने हैं। तो ये आपको याद रखना कि पार्थिव ग्रह कौन से हैं और आंतरिक ग्रह कौन से हैं, बाह्य ग्रह कौन से हैं और गैसीय ग्रह कौन से हैं। फिर आकार के अनुसार अगर हम बात करें तो सबसे छोटा जो ग्रह है वो बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद मंगल है, फिर पृथ्वी है, उसके बाद ये जो वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति आ जाते हैं। तो ये जो सामान्य जानकारी है ग्रहों की उनकी बात हुई। अब हम एक एक करके ग्रहों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये सबसे पहला जो ग्रह है वो है बुध। तो इसकी जो मेन विशेषताएं हैं उनकी अगर हम बात करें तो ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, यानी कि सूर्य से सबसे कम दूरी पर जो ग्रह है वो क्या है, बुध है। ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और इसकी जो तीसरी विशेषता है वो है कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये जो बुध और शुक्र हैं, बुध और शुक्र ग्रह हैं, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि इन दोनों ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये जो बुध ग्रह है उसकी मेन विशेषताएं हैं। अब बात हम करें शुक्र ग्रह की, तो जो शुक्र ग्रह है वो आकार और द्रव्यमान में, किसमें, एक तो आकार और द्रव्यमान में ये पृथ्वी के लगभग बराबर है। और पृथ्वी के लगभग बराबर होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, या पृथ्वी की सिस्टर इसे कहते हैं, अर्थ सिस्टर इसे कहते हैं। यानी कि जो शुक्र ग्रह है वो आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के लगभग बराबर होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ये जो शुक्र ग्रह है इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा पाए जाने के कारण ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह ये है। तो एक तो इसकी विशेषता होगी ये जुड़वा ग्रह कहलाता है पृथ्वी का, दूसरा सबसे गर्म ग्रह है, और तीसरा ये क्या है कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम सबसे पहले यही ग्रह है वो दिखाई देता है, इसलिए इसे सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी इस ग्रह को कहते हैं। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, ये ज़रूर याद रखना है कि भोर और सांझ का तारा है वो किस ग्रह को कहा जाता है। और जो तीसरा ग्रह है वो हमारी पृथ्वी है जो सबसे विशिष्ट ग्रह है, और विशिष्ट ग्रह होने का कारण है कि यही एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के बाद जो जीवन की संभावनाएं हैं वो कुछ मंगल ग्रह पर पाई जाती हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो सौरमंडल में सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है, वो है पृथ्वी। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। और नीला ग्रह कहलाने का कारण ये है कि इसका लगभग 71% भाग है वो महासागरों से आच्छादित है, और वहाँ पर महासागर होने के कारण जब अंतरिक्ष से इसे देखते हैं तो ये नीले रंग का दिखाई देता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो क्या है, चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। अब पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, पृथ्वी की जो परिक्रमण अवधि है, इनकी हम डिटेल से चर्चा बाद में करेंगे। अब जो नेक्स्ट ग्रह है वो है मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह की हम बात करें तो इसे लाल ग्रह कहते हैं, और इसके लाल ग्रह कहलाए जाने का कारण है कि इसकी जो एक सतह है उसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, और उस आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग है वो लाल है। ये जो मंगल ग्रह है हम जानते हैं कि पृथ्वी के बाद अगर जीवन की संभावनाएं हैं तो वो मंगल ग्रह पे ही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ऋतुएं पाई जाती हैं, कुछ ध्रुवीय हिमटोपियाँ भी यहाँ पर पाई गई हैं, ज्वालामुखी यहाँ पर मिलते हैं, कैनियन है, मौसम की उपस्थिति के भी कुछ कारण यहाँ पर हम देखे जाते हैं, वैज्ञानिकों ने वहाँ पर देखे हैं। इस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और
डिमोस। तो ये आप नाम याद रख सकते हो। इसके बाद जो अगला ग्रह है, तो ये अब तक जो 3 ग्रह हमने पढ़े हैं, कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये तीनों कौन से थे? आंतरिक ग्रह थे और तीनों ही पार्थिव ग्रह भी थे, यानी कि चट्टानी पदार्थों से मिलकर ये बने थे। अब जो नेक्स्ट ग्रह आता है वो है बृहस्पति, और बृहस्पति है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा। सबसे छोटा कौन सा है? बुध। और ये कौन सा है? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा ग्रह है, जो मुख्यतः किससे बना है? गैसों से बना है। इसके लगभग 79 उपग्रह हैं। हालांकि बहुतों के तो नाम विद्वानों ने निर्धारित कर दिए हैं, और कुछ ग्रह हैं, कुछ जो उपग्रह हैं बृहस्पति के, उनके नाम अभी भी निर्धारित नहीं हुए हैं। इसका एक उपग्रह है गनीमेड। ये गनीमेड है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। जो किसका उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह। गनीमेड है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, जो किसका उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह है। अब जो अगला ग्रह है वो कौन सा है? शनि। ये इस ग्रह के चारों ओर वलय पाई जाती है। यहाँ आप देखोगे तो ये इसके चारों ओर क्या है? रिंग सी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा विकसित जो रिंग है वो इसी शनि ग्रह के चारों ओर पाई जाती है। हालांकि रिंग आपको अरुण और वरुण दोनों के बाहर भी देखने को मिलती है, कुछ कुछ बृहस्पति के बाहर भी देखने को मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा विकसित किसके है? वो शनि के है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन भी आ जाए तो आपको किसका कौन सा ऑप्शन चूज करना है? शनि। कि किस ग्रह के चारों ओर वलय पाई जाती है? शनि के चारों ओर वलय पाई जाती है। ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व जल के घनत्व से कम पाया जाता है। यानी कि अगर जल के घनत्व से बाकी के ग्रहों की घनत्व की तुलना की जाए तो सबका घनत्व जल के घनत्व से ज़्यादा है, लेकिन शनि एकमात्र ऐसा ग्रह जो ग्रह है जिसका घनत्व है वो जल के घनत्व से कम है। जो अगला ग्रह है वो है अरुण। ये अपनी अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो यहाँ पर एक शब्द आता है अक्ष। ये मान लो कोई भी ग्रह या कोई भी गोलाकार चीज़ आप मान लो, इसका ये केंद्र मान लो। अब इसके जो 2 ध्रुव हैं, उन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो इसके केंद्र से गुजरेगी वो क्या कहलाएगी? इसका अक्ष कहलाएगी। ठीक है। आपने पृथ्वी को भी देखा होगा, पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है ना, जैसे इसमें तो नहीं है। पृथ्वी हम देखते हैं कि जब ग्लोब आप देखते हो तो ग्लोब कुछ ऐसा सा झुका हुआ होता है। तो ये जो इसके दोनों ध्रुव हैं, इनको जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है जो इसके केंद्र से गुजरती है वो इसका क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। पृथ्वी का अक्ष है वो ऐसे थोड़ा सा झुका हुआ है, जिसे हम 23.5 डिग्री झुका हुआ मानते हैं। तो जो ये अरुण ग्रह है इसका अक्ष है वो 98 डिग्री झुका हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो इस अरुण का जो ग्रह है उसका ये जो अक्ष है वो लगभग 98 डिग्री है, वो झुका हुआ है। इसकी जो इसलिए इस 98 डिग्री झुके होने के कारण इसका जो अधिकांश सूर्य ताप है वो ध्रुवों पर प्राप्त होता है। यानी कि सूर्य है वो लगभग ध्रुवों पर यहाँ पर लंबवत चमकेगा। लास्ट इसका जो सौरमंडल का ग्रह है वो कौन सा है? वरुण। और वरुण है वो अब तक के ज्ञात जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे दूर ग्रह है सूर्य से और सबसे ठंडा ग्रह है। तो ये जो सौरमंडल के ग्रह हैं उनकी बात है। अब आगे हम पृथ्वी की जो गतियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आप थोड़ा सा रोक कर थोड़ा सा पॉज कर करके आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हो। साथ साथ वो आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, जिनको आपको 20-20 शब्दों में लिखना है। वहाँ पर कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे मंगल ग्रह के बारे में बताइए, तो मंगल ग्रह के ऊपर आपको 20 शब्द लिखने हैं जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। तो उसमें आपको यहाँ जो चीज़ें बताई गई हैं वो आपके लिए सफिशिएंट होंगी, तो आप नोट्स भी बना सकते हो या इन्हें 1-2 बार देख के आप याद कर सकते हो। आपको 1-2 सप्ताह के बाद एक क्वेश्चन पेपर हम ऑनलाइन ही लेंगे, तो आपको ये ढंग से पढ़ने हैं ताकि आप वो जो क्वेश्चन पेपर है उनका अच्छे से जवाब दे सको।